स्वागत है आपका पीके बायो कॉन्सेप्ट में। मैं हूं प्रमोद कुमार। आज शुरू करने वाले हम क्लास 12 बायोलॉजी के सेकेंड चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पार्ट 7 और इस पार्ट में आज पढ़ेंगे हम क्लीवेज और इम्प्लांटेशन को। सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्लीवेज को। देखिए, फर्टिलाइजेशन से बनने वाले जाइगोट में होने वाले अर्ली रैपिड माइटोटिक डिवीजन की प्रोसेस को कहा जाता है क्लीवेज। क्लीवेज और माइटोसिस में थोड़ा सा अंतर होता है। जो माइटोसिस होता है नॉर्मल सोमेटिक सेल्स में, उस माइटोसिस में जो सेल होती है ये डिवाइड होने से पहले इंटरफेज में रहती है और इंटरफेज में 3 फेजेस होती हैं, G1, S और G2 फेज। जिसमें जो S फेज होती है इसमें डीएनए का डुप्लीकेशन होता है और G1 और G2 फेजेस में साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होती है। तो इंटरफेज में ये सेल डिवाइड होने से पहले अपने साइज में लगभग 2 टाइम ग्रोथ करती है और उसके बाद ये डिवीजन फेज में डिवाइड हो जाती है और बनती हैं 2 डॉटर सेल्स और इन दोनों डॉटर सेल का साइज पेरेंट सेल के साइज के लगभग बराबर होता है। लेकिन क्लीवेज में G1 और G2 फेज एब्सेंट होती हैं, S फेज होती है, यानी डीएनए का अमाउंट जो क्रोमेटिन मटेरियल है उसका अमाउंट तो 2 टाइम होता है लेकिन साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ नहीं होती है। बिना साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ के ये सेल डिवाइड हो जाती है जिससे बनती हैं 2 डॉटर सेल्स और इन दोनों डॉटर सेल्स का साइज पेरेंट सेल के साइज का जस्ट हाफ हो जाता है। तो साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ हो उसके बाद डिवीजन हो तो ये नॉर्मल माइटोसिस, और विदाउट साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ के ही माइटोसिस हो जाए तब इसे कहते हैं क्लीवेज। आखिर होता क्यों है ऐसा? दरअसल जब हम लोगों ने oogenesis पढ़ा था तो आपको बताया गया था कि जो ग्रोथ फेज होता है oogenesis का, इसमें oogonia के साइज में ग्रोथ होती है और कई गुना ग्रोथ होती है जिससे बनती है इनलार्ज प्राइमरी oocyte और प्राइमरी oocyte से ही ओवम बना है। ओवम का साइज भी काफी बड़ा होता है नॉर्मल सोमेटिक सेल से और उसी ओवम में फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बना है। तो जाइगोट का साइज और जो टिपिकल सोमेटिक सेल्स हैं उनके साइज में बहुत अंतर होता है और जाइगोट से ही बनने वाला है एक ऑर्गेनिज्म। तो उस ऑर्गेनिज्म में जो सेल्स बनेंगी उन सेल का साइज टिपिकल सोमेटिक सेल के साइज के बराबर करने के लिए होता है क्लीवेज, जिसमें बिना साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ के ही होती है माइटोसिस। और क्लीवेज से बनने वाली जो सेल्स होती हैं ये कहलाती हैं ब्लास्टोमियर्स। क्लीवेज तब तक होता रहता है जब तक बनने वाली ब्लास्टोमियर का साइज टिपिकल सोमेटिक सेल के साइज के बराबर नहीं हो जाता। क्लीवेज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, उनको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 कि जो क्लीवेज होता है ये जाइगोट में होने वाले अर्ली माइटोटिक डिवीजन्स होते हैं। नेक्स्ट नंबर है क्लीवेज से बनने वाली सेल्स का साइज पेरेंट सेल के साइज का हाफ होता जाता है, जिसके कारण इस क्लीवेज की प्रोसेस को फ्रैक्शनेशन प्रोसेस भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है क्लीवेज तब तक होता रहता है जब तक बनने वाले ब्लास्टोमियर का साइज टिपिकल सोमेटिक सेल के साइज के बराबर नहीं हो जाता। नेक्स्ट है कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, ये बढ़ता चला जाता है। कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म माइनस वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। जब यहाँ पर साइटोप्लाज्म का अमाउंट हर क्लीवेज पे घटता जा रहा है तो जो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स है ये बढ़ता चला जाएगा और कैरियोप्लाज्मिक जब इंडेक्स बढ़ जाएगा तो न्यूक्लियस जो है वो साइटोप्लाज्मिक एक्टिविटी को बड़े आराम से कंट्रोल कर सकेगा। यानी जैसे बड़ा जिला हो उसमें जो जिलाधिकारी महोदय होंगे वो बड़े जिले की देखरेख उतनी अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे जितने छोटे जिले में, क्योंकि छोटे जिले में हर जगह उनकी पहुंच होगी। यहाँ पर जो डीएम का काम है वो एक तरह से कंट्रोलिंग का काम है, वो होता है सेल में न्यूक्लियस का। तो न्यूक्लियस का साइज तो वही है, न्यूक्लियस में क्रोमेटिन मटेरियल भी उतना है, बट साइटोप्लाज्म का अमाउंट लगातार घटता जा रहा है। तो क्लीवेज के साथ साथ कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स बढ़ता जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है साइटोप्लाज्मिक इंडेक्स। साइटोप्लाज्मिक इंडेक्स ये घटता चला जाता है। साइटोप्लाज्मिक इंडेक्स इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म अपॉन वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म माइनस वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। हर स्टेप पर वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म कम हो रहा है। जब कम होता चला जा रहा है तो जो साइटोप्लाज्मिक इंडेक्स है वो घटता चला जाता है। ये रैपिड माइटोटिक डिवीजन है और जब रैपिडिटी है तो एनर्जी भी कंजप्शन ज्यादा होगा। एनर्जी कंजप्शन के लिए रेस्पिरेटरी एक्टिविटी ज्यादा होंगी। तो क्लीवेज के समय ऑक्सीजन का कंजप्शन जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है।
नेक्स्ट है इसकी कैरेक्टरिस्टिक कि जो क्लीवेज का रेट है वो जाइगोट में प्रेजेंट योग के अमाउंट पर डिपेंड करता है। अगर योग ज्यादा है, जैसा कि मैक्रोलेसाइथल एग्स में होता है जो कि बर्ड्स और रेप्टाइल्स में होते हैं, इनमें जो योग होता है वो क्लीवेज को रेजिस्ट करता है, उसको रोकता है, जिसके कारण क्लीवेज का रेट कम हो जाता है। ह्यूमन बींग्स में योग नाम मात्र का है, माइक्रोलेसाइथल या कह सकते हैं एलेसाइथल एग्स होते हैं, तो यहाँ पर क्लीवेज का रेट ज्यादा होता है। तो ध्यान रखें, मैक्रोलेसाइथल एग्स में क्लीवेज का रेट कम होगा और माइक्रो और एलेसाइथल एग्स में क्लीवेज का रेट ज्यादा होगा। यहाँ पर हमें क्लीवेज जो पढ़ना है वो ह्यूमन जाइगोट में पढ़ना है, तो हम क्लीवेज की डिफरेंट टाइप्स और पैटर्न्स जो होते हैं उनको अलग से एम्ब्रियोलॉजी में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम शुरू करते हैं क्लीवेज इन ह्यूमन जाइगोट। ह्यूमन बींग्स में होलोब्लास्टिक, अनइक्वल और इनडिटर्मिनेट क्लीवेज होता है। होलोब्लास्टिक का मतलब है कंप्लीट डिवीजन ऑफ जाइगोट, क्योंकि यहाँ पर योग या तो है नहीं, है भी तो नाम मात्र का, तो योग ना होने के कारण क्लीवेज में किसी भी तरह का कोई रेजिस्टेंस नहीं आता, जिस कारण कंप्लीट डिवीजन होता है। अगर इनकम्प्लीट डिवीजन हो रहा है तो उसे बोलते हैं मीरोब्लास्टिक क्लीवेज, जो कि बर्ड्स और रेप्टाइल्स में होता है। दूसरा है यहाँ पर अनइक्वल, यानी जो क्लीवेज से बनने वाली ब्लास्टोमियर्स होती हैं इनका साइज समान नहीं होता, ये एक बड़ी होती है, दूसरी कुछ छोटी होती है, जिससे जो बड़ी सेल बनती है वो कहलाती है मेगामियर या मैक्रोमियर, और जो छोटी ब्लास्टोमियर होती है उसे कहते हैं माइक्रोमियर। अगर सब समान होती तो हम इसे कहते हैं इक्वल क्लीवेज, यहाँ पर होता है अनइक्वल क्लीवेज। नेक्स्ट टर्म जो है वो है इनडिटर्मिनेट। अगर बनने वाली ब्लास्टोमियर का फेट यानी फ्यूचर फिक्स नहीं होता तब होता है इनडिटर्मिनेट क्लीवेज, और अगर फिक्स हो जाए इनका फ्यूचर तब कहते हैं डिटर्मिनेट क्लीवेज। मेमल्स में इनडिटर्मिनेट क्लीवेज होता है, यानी बनने वाली ब्लास्टोमियर्स होती है, इनमें हर ब्लास्टोमियर में कंप्लीट एम्ब्रियो को डेवलप करने की कैपेसिटी होती है। यही कारण है जो आइडेंटिकल ट्विंस बनते हैं, कभी कभी दो ब्लास्टोमियर्स बनी है, इन दो ब्लास्टोमियर्स किसी कारण से अलग हो गई और दोनों ब्लास्टोमियर्स ने अलग अलग एम्ब्रियो डेवलप कर लिए और इससे बन जाते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। क्लियर। ह्यूमन बींग्स में फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में होता है। एम्पुला में फर्टिलाइजेशन के 30 घंटे बाद पहला क्लीवेज होता है और 40 घंटे बाद दूसरा क्लीवेज होता है। फर्स्ट क्लीवेज से बनेंगी 2 ब्लास्टोमियर, सेकेंड क्लीवेज से बनेंगी 2 से 4 ब्लास्टोमियर्स, इसी तरह से 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 ब्लास्टोमियर, 32 ब्लास्टोमियर्स बन जाएंगी। 32 ब्लास्टोमियर्स बनने तक की जो टाइम पीरियड होता है यहाँ पर वो होता है 72 आवर्स। 72 घंटों में ये 32 सेल्ड स्टेज बन जाती है, और जो 32 सेल्ड स्टेज होती है ये सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं मोरुला। मोरुला का साइज जाइगोट के साइज के बराबर ही होता है, क्योंकि सेल साइज में कोई ग्रोथ ही नहीं हो रही होती है। तो हम यहाँ पर कुछ डायग्राम ड्रॉ करने वाले हैं। डायग्राम ड्रॉ करने से पहले आपको मैं बता दूं कि जो जाइगोट होता है, जाइगोट के चारों ओर जोना पेलुसिडा बनी रहती है। ये तब तक बनी रहती है जब तक ब्लास्टोसिस्ट जो होता है वो यूट्रस में इम्प्लांट नहीं हो जाता। जोना पेलुसिडा का काम ही है ये कि इम्प्लांटेशन को किसी एबनॉर्मल प्लेस पर रोकना, किसी भी रॉन्ग प्लेस पर इम्प्लांटेशन ना हो जाए, इसको रोकती है ये जोना पेलुसिडा। तो हम सबसे पहले जोना पेलुसिडा के कुछ सर्कल्स बना लेते हैं, 6 सर्कल्स बनाते हैं, 6 डायग्राम यहाँ पर बनने वाले हैं। ये यहाँ पर जो 6 सर्कल्स हैं ये सब हैं जोना पेलुसिडा। पहले सर्कल में हम बनाने वाले हैं जाइगोट को। इसमें जो बाहर की तरफ ब्लैक लेयर है दिस इज द जोना पेलुसिडा, और अंदर की तरफ ये है जाइगोट। इसके बाद जाइगोट बनने के बाद पहला क्लीवेज जो होता है वो होता है 30 घंटे बाद। पहला क्लीवेज जो होता है वो होता है वर्टिकल, और वर्टिकल इस तरह से होगा जिससे बन जाएंगी 2 ब्लास्टोमियर्स। तो हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर 2 ब्लास्टोमियर्स। इन 2 ब्लास्टोमियर्स में से एक ब्लास्टोमियर कुछ बड़ी होती है, बहुत ज्यादा यहाँ कंसीडर नहीं करना है, ध्यान रखना है आपको। जो बड़ी ब्लास्टोमियर है उसे कह देते हैं हम मैक्रोमियर, और छोटी ब्लास्टोमियर है इसे कह देते हैं माइक्रोमियर। ये बन गई है यहाँ पर ट्रू सेल्ड स्टेज। इसके बाद नेक्स्ट डिवीजन जो होगा वो
पहले डिवीजन के यानी पहला जो क्लीवेज था उसके परपेंडिकुलर होगा, जिससे बन जाएंगे 2 से 4 ब्लास्टोमियर्स। नेक्स्ट डायग्राम में हम 4 ब्लास्टोमियर्स ड्रॉ करते हैं। ये बन गई है यहां पर 4 सेल्ड स्टेज और फिर 4 से 8 सेल्ड स्टेज, इसी तरह से हम आगे बनाएंगे अब यहां पर 16 सेल्ड स्टेज। नाउ 16 सेल्ड स्टेज, इसी तरह से बनेगी अब यहां पर 32 सेल्ड स्टेज और 16 to 32 सेल्ड स्टेज। दिस सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मोरुला। मोरुला जो होता है ये मोरस जैसा होता है, इसी लिए इसका नाम पड़ा है मोरुला, जो कि है यहां पर 16 सेल्ड स्टेज। 16 सेल्ड स्टेज के बाद बनेगी यहां पर 32 सेल्ड स्टेज और ये 32 सेल्ड स्टेज कहलाती है इसकी मोरुला। इसी दौरान लगभग 72 घंटे पूरे हो चुके होते हैं और जो फैलोपियन ट्यूब की सीलिया होते हैं, ये सीलिया इस मोरुला को पुश करते हैं यूट्रस की ओर और 3 दिन बाद ये पहुंचता है यूट्रस में और यूट्रस में पहुंचकर इसकी जो सेल्स होती हैं ये रीअरेंज होने लगती हैं और रीअरेंज होकर बनाती हैं ब्लास्टोसिस्ट। सबसे पहले जो इसकी माइक्रोमियर्स होंगी, आपको बताया था कुछ बड़ी और कुछ छोटी सेल्स होती हैं, ये माइक्रोमियर्स पेरिफेरल रीजन में अरेंज होंगी और बनाएंगी एक सिंगल लेयर, वो कहलाती है ट्रोफोब्लास्ट। सबसे पहले हम यहाँ पर सिंगल लेयर ड्रॉ कर लेते हैं। ये बन गई है यहां पर ट्रोफोब्लास्ट। जो मेगामियर्स होती हैं, ये मेगामियर्स इसके एक सिरे पर आकर इकट्ठी हो जाती हैं। यहां पर हम कुछ मेगामियर्स ड्रॉ कर लेते हैं। जो मेगामियर्स एक सिरे पर इकट्ठी हो गई हैं, ये ग्रुप कहलाता है मेगामियर्स का इनर सेल मास। इनर सेल मास या फिर इसे एम्ब्रियोनल नॉब भी कहते हैं। जो इनर सेल मास और ट्रोफोब्लास्ट के बीच में कैविटी डेवलप हुई है, दिस कैविटी इज कॉल्ड न्यूट्रिटिव कैविटी। इस न्यूट्रिटिव कैविटी को ब्लास्टोसील भी कहा जा सकता है। ध्यान रखिए, कहा जा सकता है, कहते नहीं है। अगर दोनों में से एक को चुनना पड़े तो आप न्यूट्रिटिव कैविटी को मोर करेक्ट मानेंगे। दरअसल ये जो स्ट्रक्चर बना है, दिस इज नॉट ब्लास्टुला, ये स्ट्रक्चर कहलाता है ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टुला और ब्लास्टोसिस्ट में आखिर अंतर क्या है? देखिए, जो मेमलियन ब्लास्टुला होता है उसको ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। अदर देन जो नॉन मेमलियन एनिमल्स हैं उनमें जो ब्लास्टुला बनता है, जरा उसका डायग्राम जरा देखिए। वहां पर जो मोरुला होता है, इस मोरुला की सेल जब रीअरेंज होती हैं तो रीअरेंज होकर, यहां पर डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, रीअरेंज होकर एक सिंगल लेयर बनाती हैं। ये जो सिंगल लेयर होती है, दिस सिंगल लेयर इज कॉल्ड ब्लास्टोडर्म और ब्लास्टोडर्म के अंदर ये होती है ब्लास्टोसील। यहां पर जो ब्लास्टोडर्म है, यही ब्लास्टोडर्म बनाती है कंप्लीट एम्ब्रियो, यानी इसी ब्लास्टोडर्म से एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म बनती है। जबकि मेमलियन ब्लास्टुला की बात करें तो इसमें जो ट्रोफोब्लास्ट है, ये ट्रोफोब्लास्ट एम्ब्रियो का कोई भी पार्ट नहीं बनाती। कंप्लीट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो होता है वो इनर सेल मास या एम्ब्रियोनल नॉब की सेल से होता है। तो यहाँ पर जो कैविटी है वो देखिए एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म यानी जर्मिनल लेयर बनाने वाली सेल्स के बीच में है, जबकि यहाँ पर इनर सेल मास से बाहर की तरफ कैविटी है। तो ये नॉर्मल ब्लास्टुला से अलग होता है, इसलिए इसे कहा जाता है ब्लास्टोसिस्ट। ध्यान रखें, मेमलियन ब्लास्टुला इज नॉट कॉल्ड ब्लास्टुला, दिस कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट। क्लियर? तो ये जो ब्लास्टोसिस्ट बन गई है, जो कि मेमलियन ब्लास्टुला है, इसमें जो इनर सेल मास के ऊपर की तरफ ट्रोफोब्लास्ट की सेल्स होती हैं, इन सेल्स में स्पेसिफिक एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है। ये सेल्स कहलाती हैं सेल्स ऑफ रॉबर। सेल्स ऑफ रॉबर जो होती हैं ये इम्प्लांटेशन में हेल्प करती हैं, क्योंकि ये कुछ लाइटिक एंजाइम सेक्रेट करेंगी जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम की एपिथेलियम को अपघटित करेंगी, उनकी लिसिस करेंगी, जिससे कि जो ब्लास्टोसिस्ट है ये एंडोमेट्रियम में धंस जाए। और बाहर की तरफ ये जोना पेल्विडा तो है ही अभी।
जोना पेलुसिडा तब तक बनी रहेगी जब तक इम्प्लांटेशन नहीं हो जाता। इम्प्लांटेशन फर्टिलाइजेशन के 7th डे होता है, ये स्टैंडर्ड 7th डे है। रेंज जो होती है वो 6 to 10 डेज होती है। तो इस तरह से क्लीवेज से बन जाता है मोरुला और मोरुला से फिर बन जाएगा ब्लास्टोसिस्ट। अब हम डिस्कस करते हैं इम्प्लांटेशन को। ब्लास्टोसिस्ट का यूट्राइन एंडोमेट्रियम के साथ अटैचमेंट कहलाता है इम्प्लांटेशन। जब ब्लास्टोसिस्ट बना था तो बनी थी यहाँ पर न्यूट्रिटिव कैविटी। बस इसी समय यूटेराइन ग्लैंड से न्यूट्रिटिव फ्लूइड सेक्रीट होता है जिसे कहते हैं यूटेराइन मिल्क। दिस यूटेराइन मिल्क इज एब्जॉर्ब्ड बाय ट्रोफोब्लास्ट। तो ट्रोफोब्लास्ट के अंत से एब्जॉर्ब होगा और जो न्यूट्रिटिव कैविटी है इसमें ये भर जाता है न्यूट्रिटिव फ्लूइड। इस न्यूट्रिटिव फ्लूइड के भरने के कारण जो प्रेशर जनरेट होता है अंदर से, उसके कारण जोना पेलुसिडा रप्चर हो जाती है और जो ब्लास्टोसिस्ट है ये फ्री हो जाता है। ये ब्लास्टोसिस्ट अपने एम्ब्रियोनिक पोल, देखिए जिस तरफ इनर सेल मास होता है वो पोल होता है एम्ब्रियोनिक पोल और जो अपोजिट पोल है वो कहलाता है एब एम्ब्रियोनिक पोल। ये ब्लास्टोसिस्ट अपने एम्ब्रियोनिक पोल से एंडोमेट्रियम के साथ कांटेक्ट में आता है और एम्ब्रियोनिक पोल पर थी सेल्स ऑफ रॉबर। ये सेल्स ऑफ रॉबर सेक्रेट करती हैं लाइटिक एंजाइम्स। ये लाइटिक एंजाइम्स यूट्राइन एंडोमेट्रियम को डिस्ट्रक्ट करते हैं जिससे कि जो ब्लास्टोसिस्ट है ये यूट्राइन एंडोमेट्रियम में धंसने लगता है। बस इसी समय डेसिडुअल सेल रिएक्शन शो करती हैं एंडोमेट्रियल सेल और वो तेजी से ग्रो करती हैं और पूरा का पूरा जो ये ब्लास्टोसिस्ट है इसको कवर कर लेती हैं। देखते हैं इसे हम डायग्राम की हेल्प से। ये है एंडोमेट्रियम, यहां पर एक ड्रॉ कर लेते हैं छोटा सा ब्लास्टोसिस्ट। This is the blastocyst. This uterine epithelium. अब यहाँ पर जो सेल्स ऑफ रॉबर है वो सेक्रेट करेंगे एंजाइम और जिसके कारण यूट्राइन एपिथेलियम जो है इसकी लिसिस हो जाएगी और जो ब्लास्टोसिस्ट है ये धंसने लगेगा इस एंडोमेट्रियम में। तो नेक्स्ट डायग्राम में थोड़ा सा इसे एम्बेडेड कर देते हैं। जैसे ही ट्रोफोब्लास्ट की सेल्स कांटेक्ट में आती हैं एंडोमेट्रियम की टिश्यू से, वैसे ही इसमें रैपिड डिवीजन होने लगता है और ये बन जाती है सिंसाइशियल सेल्स और बनाती हैं एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। दिस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सिंसाइशियो ट्रोफोब्लास्ट। दिस ब्लास्टोसिस्ट एंड दिस एंडोमेट्रियम। इसके बाद ये पूरा का पूरा जो ब्लास्टोसिस्ट है ये गेट बरीड इन एंडोमेट्रियल टिश्यू। लास्ट डायग्राम पूरा का पूरा इसमें धसा देते हैं हम। बची हुई जगह पर भर लेते हैं हम यहाँ पर वही एंडोमेट्रियल टिश्यू। दिस इज द एंडोमेट्रियम। तो इस तरह से इम्प्लांटेशन कंप्लीट हो जाता है और जो ट्रोफोब्लास्ट है ये बनाएगी एक प्रोटेक्टिव कवरिंग जिसे बोल लेंगे हम कोरियन। ये कोरियन एक फीटल मेम्ब्रेन होती है। हम अगले पार्ट में इसे पढ़ेंगे फीटल मेम्ब्रेन वाले सेक्शन में, जहां पर हम चारों तरह की फीटल मेम्ब्रेन्स को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर इम्प्लांटेशन में कुछ हार्मोनल इफेक्ट भी होता है। इसमें जो पहला हार्मोन है वो है एस्ट्रोजन्स। जो एस्ट्रोजन्स होते हैं इन एस्ट्रोजन्स में भी सबसे मेन हार्मोन जो है वो है बीटा एस्ट्रेडियोल। ये बीटा एस्ट्रेडियोल जो होता है वो एंडोमेट्रियम की थिकनेस को बढ़ा देता है, साथ ही साथ इसमें वेस्कुलराइजेशन बढ़ा देता है, यानी ब्लड सप्लाई भी बढ़ जाती है, जिस तरह से जो एंडोमेट्रियम है ये इम्प्लांटेशन के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाती है।
नेक्स्ट हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन जो होता है ये कॉर्पस लूटियम से सेक्रेट होता है, और कॉर्पस लूटियम याद करिए जब हमने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी पढ़ा था तो एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल से बना था ये कॉर्पस लूटियम। इस कॉर्पस लूटियम से सेक्रेट होता है प्रोजेस्टेरोन। ये प्रोजेस्टेरोन जो होता है ये एंडोमेट्रियम की वॉल को मेंटेन रखने में हेल्प करता है, इसीलिए प्रोजेस्टेरोन को बोला था हम लोगों ने प्रेगनेंसी हार्मोन। ठीक, एक होता है हार्मोन HCG, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। जो HCG हार्मोन होता है ये कॉर्पस लूटियम को स्टेबल बनाए रखता है। जब तक कॉर्पस लूटियम स्टेबल रहेगा तब तक प्रोजेस्टेरोन सेक्रेट होगा, प्रोजेस्टेरोन सेक्रेट होगा तो एंडोमेट्रियम मेंटेन रहेगी और प्रेगनेंसी भी मेंटेन बनी रहेगी। अगर प्रोजेस्टेरोन का लेवल घटता है तो एंडोमेट्रियम जो होती है ये टूटने लगती है, और ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे आपको कि प्रोजेस्टेरोन जब लेवल घटता है तो एंडोमेट्रियम टूट जाती है और ये ब्रोकन टिश्यूज जो होते हैं ब्लड की फॉर्म में वजाइनल ओपनिंग से बाहर आते हैं। तो यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन्स और HCG हार्मोन्स इम्प्लांटेशन और प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने आज डिस्कस कर लिया क्लीवेज और इम्प्लांटेशन को। नेक्स्ट पार्ट में हम शॉर्ट में पढ़ने वाले हैं गैस्ट्रुलेशन को।